हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं एमएड की क्लासेस। पता ही है आप लोगों को कि एमएड की क्लासेस चली हुई हैं। तो सेकंड पेपर हम कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर की हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है CC1, जिसका नाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हमने फिलोसफी के बारे में पढ़ लिया। देखो थंबनेल में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यूनिट सेकंड का जो कंटेंट है वो मैंने फर्स्ट में ही करा दिया। तो जो लोग कंटिन्यूटी में देख रहे हैं वो लोग समझ भी रहे होंगे कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है मैंने इसी में ही कंसीडर कर दिया, तो वो दोनों ही यूनिट कंप्लीट मानी जाएंगी। हमने फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया और इनका रिलेशन भी कर लिया, यानी 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हैं फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसकी भी दोनों यूनिट कंप्लीट होने वाली है। यूनिट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं, जिसका हमने एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों चीज पढ़ ली है कि साइकोलॉजी क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, नेचर स्कोप इसका क्या है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया है, मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर हमने सेकेंड यूनिट के अंदर हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि विकास क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके स्टेजेस क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी जो विकास के क्षेत्र हैं, उसमें हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट कर लिया है, अफेक्टिव डेवलपमेंट कर लिया है। आज हम साइकोमोटर डेवलपमेंट करेंगे और कल चॉम्स्की करके ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम थर्ड पेपर पे चलने वाले हैं, यानी सबकी 2-2 यूनिट में पहले करा रही हूँ, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ कराऊंगी। 4-4 यूनिट सभी के अंदर हैं। देखो जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर भी 4 यूनिट हैं, जो सेकंड पेपर है इसके अंदर भी 4 ही यूनिट हैं, जो थर्ड पेपर है इसके अंदर भी 4 ही यूनिट हैं, और जो फोर्थ पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू, इसके अंदर 5 यूनिट हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं बिना कहे। बाकी जो आपके ग्रुप बने हैं एमएड के, बन गए होंगे ग्रुप, और उसमें एक तो ग्रुप होता है जो मेन ग्रुप होता है कॉलेज का, और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें बच्चे चैटिंग करते हैं, यानी आप लोग चैटिंग भी करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। ठीक है, तो देखो अच्छे व्यूज आते हैं, ज्यादातर लोग देखते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन भी आता है, क्लास बनाने का मन भी करता है, वीडियो रिकॉर्ड करने का मन करता है, और ये चीज आप लोग भी समझ सकते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की यूनिट सेकंड हम कर रहे हैं। हमने डेवलपमेंट इसमें पढ़ लिया है, इसके कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, इसके फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, हमने स्टेजेस यानी इसकी अवस्थाएं भी पढ़ ली हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और पूछी भी जाती हैं। एरियाज में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर लिया है। ठीक है, आगे हमने इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ा था, एटीट्यूड वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, एडिक्शन की थ्योरी हमने कर ली है, वाइगोत्स्की हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कोहलबर्ग हमने पढ़ लिया है, सॉरी वाइगोत्स्की भी पढ़ लिया है ना, कोहलबर्ग हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं हैविंग हर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क। देखो टॉपिक जो है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे जितने भी स्किल्स होती हैं, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स या जितनी भी सूक्ष्म कौशल होती हैं, उनका डेवलपमेंट होना, उनका बैलेंसिंग होना क्या कहलाता है? साइकोमोटर डेवलपमेंट कहलाता है। यानी हमारी बॉडी पे बैलेंस आना कि हम जंपिंग कर सकें, वॉकिंग कर सकें, रनिंग कर सकें, और हमारे हैंड्स का कोऑर्डिनेशन बनना, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनना, यानी ग्रोस मोटर स्किल्स पे कंट्रोल आना धीरे धीरे, यानी कॉम्प्लेक्स जितनी भी स्किल्स हैं उन पे कंट्रोल पा लेना क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही हैविंग हर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क है, इसको हम पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज है। हैविंग हर्स्ट कौन है? एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट जे हैविंग हर्स्ट। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, इनका जो काम आया वो किसके बाद आया? इनसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आ गई थी, जीन पियाजे की थ्योरी आ गई थी, लेकिन जो एरिक्सन की थ्योरी उससे पहले इनकी थ्योरी आ गई थी। लेकिन हम पढ़ बाद में इसलिए रहे हैं, जैसे जैसे सिलेबस के अंदर दिया गया है उसी तरीके से सीक्वेंस में मैं आप लोगों को करा रही हूँ। He is also known for popularizing the phrase teachable movement, यानी इन्होंने एक ये फ्रेज दिया है टीचेबल मूवमेंट। इनकी एक बुक है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, उसके अंदर ये फेमस है टीचेबल मूवमेंट, यानी पढ़ाने वाला जो मूवमेंट होता है उसे हम टीचेबल मूवमेंट कहते हैं। यानी जब सभी लोग या कोई बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल पढ़ने के लिए तैयार हो तो वो क्या होता है? टीचेबल मूवमेंट होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे।
A developmental task is a task which is learned at a specific point and which makes achievement of succeeding task possible। यानी developmental task क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कार्य जो विकासात्मक हो, यानी आज हम सीख रहे हैं तो कल हमारे काम आएगा। लेकिन ये कब सीखा जाता है, एक विशिष्ट समय पर सीखा जाता है। विशिष्ट समय क्या होता है, यानी जब सिचुएशन बनी हुई है, जैसे कि क्लास के अंदर हमें केमिस्ट्री पढ़नी है या फिर मैथ पढ़ना है, तो पहले क्लास के सारे बच्चों को शांत करेंगे, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे जिससे कि सारे बच्चे पढ़ सकें, और जब पढ़ाया जाएगा तो वो आगे काम आएगा। ठीक है, तो किसी विशेष कार्य को सीखने की क्षमता संभव होती है। इसे सीखने के योग्य जो क्षण होता है उसे टीचेबल मूवमेंट कहते हैं। दोबारा देखिएगा, विकासात्मक कार्य कौन सा कार्य है जो एक विशिष्ट समय पर सीखा जाता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और अगले कार्यों की उपलब्धि को संभव बनाता है, यानी आगे जो काम आने वाले हैं या आगे जो हम काम कर रहे हैं उसमें वो चीज काम आए। जैसे कि 7th क्लास का मैथ हम पढ़ रहे हैं, वो 8th क्लास में जाके हमें काम आ रहा है। ठीक है, लेकिन कब पढ़ रहे हैं, कि स्पेसिफिक पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होता है, डेवलपमेंटल टास्क होता है। तो आगे पढ़ते हैं, जब समय सही होता है तो किसी विशेष कार्य को सीखने की क्षमता संभव होती है, और जो सीखने का ये क्षण है, जो योग्य क्षण है, इसे ही क्या बोलते हैं, टीचेबल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक समय सही नहीं होता, यानी भाई सिचुएशन नहीं बन रही है, पर्टिकुलर टाइम नहीं आ रहा है जिस टाइम पे हमें सिखाना है बच्चे को, तो सीखने की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी बच्चा सीख नहीं पाएगा या कोई भी इंडिविजुअल सीख नहीं पाएगा। यानी ये जो पूरी कहानी है ये आपको आगे समझ आएगी। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा चलना सीखता है, पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर सीधा होकर चलेगा, तो यानी उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। अब बच्चे को ये तो कह नहीं सकते उठते कि भाग ले, पहले धीरे धीरे तो एक्टिविटीज करेगा अपनी एज के अकॉर्डिंग, यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे वो सीखेगा, और जो चीज उसने बचपन में सीख ली वो उसे आगे काम आएगी। तो वो क्या है, टीचेबल मूवमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी क्या है, तो हेविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं, जैसे प्याजे की स्टेजेस हैं, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, सब बात करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस दिए हैं, हर एक स्टेज दिया है, जैसे प्याजे और एरिक्सन ने दिए हैं। तो इन्होंने who also identify stages of development and what each child achieved at different ages, यानी इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं। तो ये डेवलपमेंटल टास्क हैं। तो पढ़ते हैं, इन्होंने 6 स्टेजेस दिए हैं। कितने दिए, 6 स्टेजेस। पहली जो स्टेजेस है, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है इन्होंने, यानी जन्म से लेकर 6 साल तक की जो अवस्था है उसमें इन्फेंसी भी आ जाती है और अर्ली चाइल्डहुड भी आ जाती है। जैसे कि हमने नॉर्मल जब स्टेजेस पढ़ी थी डेवलपमेंट की, तो जन्म से 2 साल तक इन्फेंसी हो गया, ठीक है, और 2 से 6 साल तक क्या था, अर्ली चाइल्डहुड है। तो जो डेवलपमेंटल टास्क हेविंगहर्स्ट ने दिया है उसकी जो पहली स्टेजेस है उसके अंदर इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एक साथ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसमें बच्चा चलना सीखता है, यानी लर्निंग टू वॉक, भाई चलना सीख लेगा। 6 साल तक का बच्चा काफी अच्छी तरीके से चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है। सॉलिड फूड भी खाना स्टार्ट कर देगा, भाई धीरे धीरे तो लिक्विड लेता है बच्चा जब 6 महीने 8 महीने 1 साल तक का होता है, फिर उसके बाद क्या है, सॉलिड फूड खाना शुरू कर देगा, यानी रोटी वगैरह, चावल वगैरह। बोलना स्टार्ट कर देता है, यानी लर्निंग टू टॉक। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, अब जैसे बच्चा स्कूल जाने शुरू करता है, 3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का, 5 साल तक जब वो पहुंचता है, तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, यानी जब छोटा बच्चा होता है वो सूसू पोटी कर देता है ना, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अब जो बॉडी वेस्टेज होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। भाई ऐसे तो है नहीं कहीं पे भी टॉयलेट कर देगा, तो वो क्या है, उसके अंदर कंट्रोल आ जाता है। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, यानी लिंग भेद भी सीख जाएगा, उसे पता चल जाएगा ये लड़की है ये लड़का है, या किस तरीके से ड्रेसअप होना है, क्या काम करना है। ठीक है, फॉर्मिंग कंसेप्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, यानी सारी बातें समझने लगेगा, चीजों को डिस्क्राइब भी करने लगेगा। गेटिंग रेडी टू रीड, यानी पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, यानी पढ़ने लगता है। भाई 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है तो यानी पढ़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा इस एज के अंदर। सेकंड जो है मिडिल चाइल्डहुड, यानी मध्य बचपन के विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं, ये है 6 से 12 साल। ये क्या हो गया, पता नहीं क्या गड़बड़ होगी। 6 से 12 साल की इसकी एज है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, यानी दौड़ भाग सीख लेता है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स में जरूरत होती है, भागने लगता है, कोई भी एक्टिविटी उससे करवाओ जो फिजिकल उसकी, यानी फिजिकल जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी डेवलप हो जाती हैं। बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड वनसेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी अपने अकॉर्डिंग या अपना ही एक दृष्टिकोण बनाना शुरू कर देता है, पता चल जाता है अपने बारे में, एक एटीट्यूड डेवलप कर लेता है।
लर्निंग टू गेट अलोन विद एजमेट्स यानी हम उम्र साथियों के साथ मेल जोल करना सीख लेता है, यानी दोस्त बन जाते हैं, है ना। इसे हम गैंग एज भी तो बोलते हैं, है ना। जब हम सिंपल स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं उसमें हमने मतलब बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, मेल जोल उसका ज्यादा हो जाता है, फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। फ्रेंडशिप इस एज की जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल्स यानी उचित पुरुष या महिला सामाजिक भूमिका को अपनाना, यानी अपना अपना रोल उन्हें पता चल जाता है कि समाज के अंदर मेरा क्या रोल है, उसको वो अपना लेते हैं। डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग यानी मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब बच्चे को आ जाएगा, वो सारी स्किल क्या है डेवलप कर लेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में यानी दैनिक जीवन में जो जो चीजों की जरूरत है वो सारी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। भाई 6 से 12 साल का बच्चा है तो अपनी रोज की एक्टिविटी तो वो जानने लगेगा, जो अपनी दैनिक जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो सारी चीजें वो सीख लेगा जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। डेवलपिंग कॉन्शियस मोरलिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यूज यानी अंतरात्मा, नैतिकता और मूल्यों का एक पैमाना विकसित कर लेगा, यानी मोरलिटी भी आ जाएगी उसके अंदर कि क्या गलत है क्या सही है। वैल्यूज भी डेवलप हो जाएंगी कि मुझे क्या करना है, कौन से रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा सही है। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी इस एज में आके बच्चे को अकेला भी भेज सकते हैं। ट्यूशन जा रहा है तो अकेला चला जाएगा, स्कूल जा रहा है मानो अपने कन्वेंस से जाना है तो अकेला जा सकता है, ठीक है। ये चीज भी वो क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। डेवलपिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस यानी सामाजिक समूह और संस्थानों के प्रति दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेज है एडोलसेंस है, यानी किशोर अवस्था। 13 से 18 वर्ष इसकी आयु है, जैसे हमने एज यूजुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर पढ़ा है। तो अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशनशिप विद एजमेट्स यानी साथ के जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, एजमेट्स के साथ क्या है, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल अचीव कर लेंगे, जो समाज में भूमिका होती है एक लड़के की एक लड़की की, वो सारे रोल वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली यानी अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, यानी अपनी बॉडी तो डेवलप हो ही जाती है। अभी 13 से 18 साल का बच्चा जो है वो पूरा क्या है, वोमैन, मतलब लड़की पूरी वोमैनहुड और लड़का पूरा मैनहुड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स यानी माता पिता और अन्य वयस्कों से भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी खुद के दुख खुद की खुशी बस शेयर करेंगे तो किससे करेंगे, अपने दोस्तों से। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ यानी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी वो एज ऐसी होती है, मतलब शादी तो होती नहीं है लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ यानी विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए तैयारी करना। इकोनॉमिक करियर, इस एज में आके बच्चा करियर भी डेवलप करेगा, उसकी वैल्यूज भी सेट हो जाएंगे, उसके इथिक्स भी सेट हो जाएंगे, व्यवहार जो है वो भी सही हो जाएगा और खुद की आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना, यानी एक सोशल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो अचीव कर लेगा। नेक्स्ट जो स्टेज है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली अडल्टहुड, यानी 19 से 30 साल का जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो इसके अंदर आएगा। तो 19 से 30 साल में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि किसके क्या क्या रोल हैं और क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं। तो आप लोगों की भी यही एज है, यानी सेलेक्टिंग अ मेड यानी जीवन साथी का चयन करना, कि शादियां सबकी हो जाएंगी, लड़का लड़की पसंद करेगा, लड़की लड़के पसंद करेंगे। अचीविंग अ मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, वही यानी सामाजिक भूमिका प्राप्त कर लेंगे समाज में जो अपना रोल है। लर्निंग टू लिव विद अ मैरिज पार्टनर यानी जीवन साथी के साथ रहना शुरू कर देंगे, अपना परिवार फैमिली शुरू करेंगे, परिवार शुरू करना। रियरिंग चिल्ड्रन यानी बच्चों का लालन पालन या उनका पालन पोषण शुरू करेंगे। घर को मैनेज करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का ही ये काम होता है, घर को मैनेज करना। अपना ऑक्यूपेशन, खुद का व्यवसाय या जॉब, जो भी काम है उसको शुरू करेंगे, वो करेंगे। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो नागरिक जिम्मेदारी है वो भी निभाएंगे। फाइंडिंग अ कंजेनियल सोशल ग्रुप यानी एक सामूहिक समूह खोजना, यानी अपना एक ग्रुप बना लेंगे अपने जैसे लोगों का। फिर उससे आगे जो एज आती है हैविंग जस्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडल एज यानी 30 से 60 साल का व्यक्ति। 30 से 60 साल में क्या क्या रोल हो सकते हैं वो आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अचीविंग अडल्ट सिविक एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी वयस्क नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी प्राप्त करना, यानी समाज में जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व हैं, वो सारी चीजें अपनाएंगे। मेंटेनिंग एन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आर्थिक जीवन स्तर स्थापित करना और बनाए रखना, यानी कमाना भी और उसे बैलेंस भी करके चलना। असिस्टिंग टीनेज चिल्ड्रन टू बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी एडल्ट्स यानी
किशोर बच्चों की जिम्मेदारी लेना, यानी बच्चे हो जाएंगे भाई 30 से 60 साल की जो एज है इसमें बच्चे हो भी जाएंगे, और उनकी जिम्मेदारी भी लेना, और ये भी देखना कि बच्चों का जीवन किस तरीके से सेट करना है, ठीक है, उनकी कैसे सहायता करनी है। डेवलपिंग एडल्ट लीजर टाइम एक्टिविटीज, और अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी टाइम व्यतीत करेंगे। रिलेटिंग वन सेल्फ टू वंस स्पाउस एज अ पर्सन, यानी अपने जीवन साथी के साथ एक व्यक्ति के रूप में संबंध बनाना, ठीक है। एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस और मिडल एज, यानी सारी चीजें अपनाएंगे भाई, बढ़ती उम्र के साथ त्वचा भी डल हो जाती है और शरीर भी गिरने लगता है, तो सारी चीजों को क्या है, एक्सेप्ट करेंगे। एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, यानी वृद्ध माता पिता के प्रति समायोजन करेंगे, यानी भाई जब खुद की एज 30 से 60 तक जा रही है तो जो माता पिता हैं वो तो और भी बुजुर्ग हो जाएंगे, है ना, उनके साथ क्या करेंगे, समायोजन बैठाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है यानी लास्ट स्टेज है, हैविंग हस्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर मैच्योरिटी, यानी वृद्ध अवस्था के विकासात्मक कार्य 60 साल से ऊपर के। 60 साल से ऊपर इंसान क्या करता है भाई, शरीर भी डाउन हो जाता है, शरीर में न जान रहती है, हेल्थ भी सही से नहीं रहती, बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं। तो एडजस्टिंग टू डिक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, यानी घटती शारीरिक शक्ति, जो शरीर की शक्ति है वो भी कम होने लगेगी, और स्वास्थ्य के साथ भी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ये पता नहीं कि किस टाइम पे कौन सी बीमारी हो जाए। और ये जो एज होती है ये रिटायरमेंट की एज होती है, चाहे जॉब से रिटायर हो, चाहे काम से रिटायर हो, कोई भी काम हो, यानी प्रॉपर रिटायरमेंट आ जाता है, और इनकम जो है वो भी कम हो जाती है। एडजस्टमेंट टू डेथ ऑफ ए स्पाउस, यानी जीवन साथी जो होते हैं, यानी जो पेयर होता है, किसी भी एक की मृत्यु अगर हो जाए तो उसके साथ भी सामंजस्य बैठाना, भाई उसके साथ भी एडजस्ट करना कि कोई भी एक स्पाउस है उसकी डेथ हो गई है तो वो चीज एक्सेप्ट करना, क्योंकि 60 साल के बाद ऐसी एज आ जाती है कि ये पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। एस्टेब्लिशिंग एन एक्सप्लिसिट एफिलिएशन टू वंस एज ग्रुप, यानी अपनी आयु समूह के साथ स्पष्ट जुड़ाव स्थापित करना, यानी पूरी जो बुढ़ों की कमेटी होती है, पूरा ग्रुप होता है वो बनाना, है ना। मीटिंग सोशल एंड सिविल ऑब्लिगेशन, यानी सामाजिक और नागरिक दायित्व को निभाना। संतोषजनक भौतिक रहने की व्यवस्था स्थापित करना, यानी एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ का अरेंजमेंट करना। बस यही था, यही हैविंग हस्ट की थ्योरी थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसी याद करने की चीज है नहीं, अगर समझ भी लेंगे तो भी आराम से लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछी जाती है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल चॉम्स्की की हम कर लेंगे, चॉम्स्की का टॉपिक, फिर ये जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे परसों से। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।